11th के छात्रों को नमस्कार। मैं कुलदीप सक्सेना आपको बही खाता और लेखा शास्त्र के बारे में बताऊंगा। आज पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं। थोड़ा ये कुछ नए छात्र होंगे जिन्होंने ये कॉमर्स वाणिज्य पहली बार लिया होगा या पहली बार वो पढ़ रहे होंगे, और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो कि पहले से इसको जानते होंगे, समझते होंगे। पुस्तपालन और लेखाकरण के कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ समझ सकते हैं, पॉइंटों में समझेंगे। आज की वर्तमान में लेनदेनों की संख्या अधिक होने तथा स्मरण शक्ति सीमित होने के कारण बही खाता अथवा पुस्तपालन का काम करना आरंभ हुआ। जैसे जैसे पहले लेनदेन कम होते थे, फिर बाद में लेनदेन बढ़ते गए। व्यापारिक लेनदेनों से मतलब है यहाँ, यानी कि मुद्रा से संबंधित लेनदेनों से संबंध है यहाँ। जो भी मुद्रा में लेन देन किया जाता है उसका पुस्तपालन या में लेखांकन आवश्यक है। तो वर्तमान में लेनदेनों की संख्या बहुत अधिक है और एक व्यक्ति की स्मरण शक्ति सीमित होती है, यानी कि वो बहुत लंबे समय तक उसको याद नहीं रख सकता लेन देन को। तो इसलिए ऐसी स्थिति में नुकसान से बचने के लिए ये बही खाता तो पुस्तपालन का कार्य करना आरंभ हुआ। इस प्रणाली में लेन देन को कागज़ और कलम द्वारा लिखा जाता है, यानी कि कागज़ से मतलब है बही खाता की पुस्तकों में, और कलम से लिखा जाता है। व्यापारिक संगठनों के विभिन्न स्वरूपों के उदय होने के कारण पुस्तपालन की अनेक प्रणाली या विधियों में से ये कार्य किया जाता है, क्योंकि व्यावसायिक संगठन के बहुत से प्रकार आज की तारीख में हैं, जैसे एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म, कंपनियां। ये विभिन्न स्वरूप है व्यापारिक संगठनों के। ऐसी बहुत सी कंपनियां उदय हो गई, यानी कि बन गई हैं, काम और अधिक है, इस कारण से ये काम किया जाता है। वर्तमान में उत्पादन एवं विक्रय बड़े पैमाने पर होता है तथा वस्तु या सेवाएं देश विदेश तक विक्रय होने के कारण, नकद व उधार लेन देन होने के कारण व्यावसायिक लेन देन को विधिवत तथा वैधानिक ढंग से लिखने की आवश्यकता तथा विश्लेषण करना आज आवश्यक हो गया है, जिससे व्यवसाय लाभ हानि, संपत्ति एवं दायित्वों की जानकारी के साथ साथ बेहतर प्रबंधन एवं अपने व्यवसाय की प्रगति निश्चित कर सकता है। यानी कि आज की स्थिति में अगर हम बही खाता के बारे में ना जानते हों तो निश्चित तौर पर हम व्यवसाय नहीं कर सकते। अब एक और बात है, इस पुस्तपालन को दो भागों में विभाजित किया है, यानी कि पढ़ने के हिसाब से हम दो भागों में इसको विभाजित करते हैं। एक कहलाता है पहला भाग कहेंगे लेखांकन और दूसरा कहलाएंगे लेखाकर्म। लेखांकन का इंग्लिश में कहेंगे अकाउंटिंग, और लेखाकर्म से तात्पर्य है अकाउंटेंसी, यानी कि अकाउंटिंग तो मतलब है लिखना, लेखे का लिखना, किसी लेन देन को लिखना, और लेखाकर्म से मतलब है उसके लिखे हुए से परिणाम की प्राप्ति करना। तो समझ में बात आई होगी। लेखांकन का मतलब है किसी लेखे को लिखना, जबकि लेखाकर्म का मतलब है, अकाउंटेंसी का अर्थ है उस लिखे हुए से जो हमने लेन देन को लिखा है, उस लेन देन को कि उससे क्या हम अर्थ निकाल सकते हैं, क्या परिणाम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लेखाकर्म हमने एंट्री तो कर दी, खाते भी बना लिए, लेकिन उसके परिणाम क्या निकलेंगे, मतलब हमारा लाभ कितना हुआ इस साल, हमारे इस साल बिक्री कितनी हुई, क्रय कितना किया हमने, दूसरे खर्चे हमने कितने किए, ये लेखाकर्म के माध्यम से ही, यानी कि परिणाम जानने के लिए हमें लेखाकर्म करना पड़ेगा। इस संबंध में हम कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। फरा ल्यूकस पैसिथोली आधुनिक पुस्तपालन के जन्मदाता माने जाते हैं। फरा ल्यूकस पैसिथोली आधुनिक पुस्तपालन के लेखक जन्मदाते माने जाते हैं। डी कंपोडिस स्प्रैक्टिचर्स सन 1994 में इटली के वेनिस नगर में प्रकाशित हुई, जिसे लेखांकन की प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसमें पुस्तपालन को कला एवं विज्ञान मानते हुए दोहरा लेखा प्रणाली का
बिखरा स्वरूप पता लगता है। यानी कि ये जो किताब है डी कंपोजिटिस्ट स्क्रिप्ट राइट, वो 1494 में इटली में वेनिस में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में पुस्तपालन को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली का बिखरा स्वरूप इसमें पूरी तरह से दोहरा लेखा प्रणाली क्लियर नहीं पता लगती। अब इसके अर्थ जान लेते हैं। व्यावसायिक सौदों अथवा लेन देनों को हिसाब किताब की निर्धारित पुस्तकों में नियमानुसार लिखने से ही, ना कि मेज पर या अलमारी में पुस्तकें सजा कर रखने से है। तो व्यावसायिक यानी कि पुस्तपालन का लेखांकन का अर्थ ही हम ये है कि व्यावसायिक सौदे जो हो रहे हैं अथवा लेन देन जो हो रहे हैं उनका हिसाब किताब निर्धारित पुस्तकों में नियमानुसार लिखने से है, ना कि मेज पर या अलमारी में पुस्तकों को सजाने से है। केवल सजा कर रखने से काम नहीं बनेगा, बल्कि उसमें उन लेखों को लिखना भी होगा। अब बात आती है पुस्तपालन की परिभाषाएं। तो इसमें J.R. बॉटली बॉय की परिभाषा है, पुस्तपालन व्यावसायिक लेनदानों को निर्धारित पुस्तकों में लिखने की कला है। पुस्तपालन व्यावसायिक लेन देनों को निर्धारित पुस्तकों में लिखने की कला है। यानी कि J.R. बॉटली बॉय जो मांगते हैं वो लेखा कर्म को, जो व्यावसायिक लेन देन है उनको लेन देन को लिखने पुस्तकों में लिखने का कला मानते हैं। इसमें दूसरी परिभाषा हम कार्टर की कहते हैं, कार्टर की बता सकते हैं। कार्टर के अनुसार पुस्तपालन हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा या आर्थिक वस्तुओं के मूल के हस्तांतरण संबंधी समस्त व्यावसायिक सौदों का लेखा करने की कला एवं विज्ञान है। अब कार्टर ने यहाँ जो थोड़ा सा और इसमें परिभाषित अच्छी तरह से किया कि वो कला के साथ साथ इसको विज्ञान भी मान रहे हैं। वो कह रहे हैं पुस्तपालन हिसाब की पुस्तकों में मुद्रा या आर्थिक वस्तुओं के मूल के हस्तांतरण संबंधी समस्त व्यावसायिक सौदों का लेखा करने की कला एवं विज्ञान है। उनके अनुसार क्या मतलब है, जो आर्थिक वस्तुएं हैं या मुद्रा में वस्तुओं के मूल के हस्तांतरण, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास वो मुद्रा के द्वारा हस्तांतरण हो रही हैं, उनको हम यहाँ व्यावसायिक सौदा मानेंगे और उस व्यावसायिक सौदों को हम पुस्तकों में लिखेंगे। यही कला और विज्ञान को हम पुस्तपालन मान सकते हैं। अतः इस प्रकार जो सही तरह से पूर्ण परिभाषा कही जा सकती है वो इस तरह से हो सकती है, व्यावसायिक सौदों को नियमित या नियमानुसार लिखने की कला है, अर्थात हिसाब किताब रखने की ऐसी कला है जिससे कोई व्यक्ति अपनी पुस्तकों का निरीक्षण करके अपने व्यवसाय की सही स्थिति जान सकता है। व्यावसायिक सौदों को नियमित और नियमानुसार, यानी कि रोजाना लिखकर, नियमित से मतलब है रोजाना लिखकर या क्रमानुसार लिखकर, नियमानुसार नियम के अनुसार लिखकर हिसाब किताब की पुस्तकें रखा जाए और उससे फिर वो जब चाहे तब अपनी व्यवसाय की स्थिति जानकारी कर ले। अब पुस्तपालन के मूल तत्व जानते हैं। मूल तत्व से मतलब है ये किस तरह से हम इसको परिभाषित जो हमने करा है उससे क्या अर्थ निकलता है। तो नंबर एक बात निकलती है कि विज्ञान तथा कला है, नियम है इसमें दिए हुए हैं, नियमों के अनुसार इसमें पुस्तकों में लिखा किया जाता है, इसलिए हम इसको विज्ञान मानते हैं। कला के रूप में हम इसे क्यों मानते हैं, क्योंकि ये व्यवहार में प्रयोग की जाती है। जो हमने व्यवहार में लेन देन करा है उसको हमने खाते में लिखा है, इसके आधार पर हम इसको कला मानते हैं। ठीक है, समझ में बात आई। विज्ञान तथा कला क्यों मानते हैं, क्योंकि ये नियमों के अनुसार पुस्तकों में लिखा जाता है, इसलिए विज्ञान मानता है। तो विज्ञान में क्या होता है, किसी भी नियम को अनुसार कार्य करना, तो यह विज्ञान है। ठीक है, दूसरी बात आती है कला के रूप में, क्योंकि हम ये व्यवहार में ये लेन देन हुआ था, इसलिए इस व्यवहार के लेन देन को हमने किताब में लिखा था, यानी कि हमने व्यवहार में ये वो काम किया है। जैसे मान ले माल खरीदा, तो माल खरीदने की स्थिति में हमने पैसे दिए होंगे और माल उससे लिया होगा, तो हमने व्यवहारिक लेन देन किया, इसलिए ये कला भी है। अब दूसरा कह सकते हैं वित्तीय व्यवहारों का लेखा, केवल मुद्रा या वित्तीय स्वभाव वाले क्रियाकलाप ही इसमें लिखे जाते हैं। कोई अन्य व्यवसाय, जैसे व्यवसाय में मान लीजिए किसी व्यक्ति को
मुद्रा लिए बगैर सामान दे दिया, या स्वामी ने अपने प्रयोग के लिए सामान निकाल लिया, तो ऐसी स्थिति में ये मुद्रा या वित्तीय स्वभाव वाला क्रियाकलाप नहीं हुआ, तो हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मुद्रा के बदले में अगर हमने कोई वस्तु दी है, मुद्रा लेकर कोई वस्तु दी है, तब तो सही है, ऐसी स्थिति में सही है। लेकिन अगर हमने बिना मुद्रा लिए उसे दी है तो वो वित्तीय लेखा नहीं माना जाएगा, वित्तीय लेन देन नहीं माना जाएगा, तो उसका यहाँ लेखा भी नहीं किया जाएगा। और एक और, मौद्रिक रूप में लिखा जाता है लेन देन, जो हमने लेन देन या व्यवहार करा है उसका मुद्रा का मूल क्या होगा। मान लीजिए 100 रुपये का हमने कुछ सामान खरीदा, तो ऐसी स्थिति में 100 रुपये लिखे जाएंगे, क्योंकि उस लेन देन में 100 रुपये का यानी 100 रुपये की मुद्रा का प्रयोग हुआ है। दूसरा है, निश्चित पुस्तकों में इसका लेखा किया है, यानी कि जो हमने पुस्तकें निश्चित लेख कर रखी हैं वहीं उन्हीं में लेखा किया जाएगा, किसी और पुस्तकों में नहीं। निश्चित नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार ही लिखा किया जाएगा। सही। अगला, निश्चित प्रणाली के अनुसार ही लिखा, यानी कि जो प्रणाली हमने अपना रखी है उसी के अनुसार ही उसका लेन देन का लेखा करेंगे। एक और है, निश्चित उद्देश्य जैसे लाभ हानि ज्ञात करना, ऋण स्थिति ज्ञान, देनदारी जानना आदि की जानकारी हेतु ही ये लिखा जाता है। इसलिए अब आज आशा है आज पहला ये पुस्तपालन और का महत्व, पुस्तपालन का क्या अर्थ है और पुस्तपालन की परिभाषाएं समझ में आई होंगी।